भारत का जन्म कोई पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र, 1947 में भी किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का ये राष्ट्र है। और इसलिए सेक्युलरवाद और या सेक्युलरवाद की भावना, जब संविधान परिषद बैठी थी, इस प्रश्न पर चर्चा कर रही थी, तब भी सेक्युलर का अर्थ क्या है इसके बारे में अलग अलग राय थी। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सेक्युलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आया जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जेलों में बंद थे, विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी, तब संविधान में संशोधन किया। पहले धारणा यह थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया और भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ साथ सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया। उस पर जो बहस हुई थी मैंने ध्यान से पढ़ी है। कांग्रेस के हर वक्ता ने और विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा सेक्युलरिज्म पश्चिम के सेक्युलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्मों का देश है और सेक्युलर का अर्थ यह है कि किसी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं। यह हिंदू चिंतन का निचोड़ है, यह हमारी अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मतें, अनेक मतांतर हैं। केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगंबर नहीं है। या ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, किसी को पत्थर मारकर दुनिया से नहीं उठाया गया। ये सहिष्णुता देश की मिट्टी में है। हर एकदम सद्विप्रा बहुधा बदलती। और अब तो दर्शन उससे भी आगे चला गया है। ये अनेकांतवाद का देश है। इसको नहीं गिराया गया। देखिए, बिजू पटनायक ने मुझे वो मामला उठाने से रोका है। अब ये मुझे उत्तेजित कर रहे हैं। मंदिर ही गिराए गए, मस्जिद नहीं गिराए गए। यही तो मुश्किल है। लेकिन हम ये अयोध्या की घटना तो बाद में हुई है। आप तो हमको पहले से संप्रदायवादी कह रहे हो, पहले से सेक्युलर विरोधी कह रहे हो, क्योंकि आपका प्रचार राजनीतिक है, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। और अगर आप संप्रदाय नहीं है तो आपने कितने मुस्लिमों को एमपी बनाया? ये एक प्राचीन देश है, इसकी एक जीवन धारा है, वो संप्रदाय से जुड़ी नहीं है। वो जीवन धारा सैकड़ों साल से चली आई है। उसके निर्माण में सबने योगदान दिया। तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? देश भारत मजहबी राज्य न बने,
अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इस कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं, जो चर्चा को उत्तेजन देते हैं, मगर चर्चा एक व्यवस्था से होना चाहिए, चर्चा एक तरीके से होना चाहिए। अब मुझे बार बार टोका जाएगा तो मैं तो अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। और अगर आप क्योंकि संख्या में ज्यादा ये फैसला करके आए हैं, क्या आप मुझे भी नहीं बोलने देंगे? समय आ गया है कि जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती हुई मानसिकता के परिवेश में देखें। सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती, और अगर एक तरह की सांप्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की सांप्रदायिकता पनपेगी। इस तथ्य को अभी तक समझा नहीं गया है। इस देश में कभी मजहबी राज्य की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं है। न उठेगी, न उठना चाहिए, और अगर उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। आपको आश्वासन देना चाहते हैं, भारत सेक्युलर रहना चाहिए। हम अपने पड़ोस देशों की तरह से मजहबी राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई जड़ें नहीं है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं है? ये 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, वो सभ्यता और संस्कृति किस तरह से हमारे जीवन को बनाती रही है? आज जीवन की धारा क्या है? मुझे याद है, देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भाषण करने के लिए गए थे। दीक्षांत समारोह था। उनके भाषण का एक अंश मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। कोट, आई हैव सेड that I am proud of my inheritance and our ancestors who gave an intellectual and cultural preeminence to India. How do you feel about this past? Do you feel that you are sharer in it and inheritor in it, and therefore proud of something that belongs to you as much as to me? Or do you feel alien to it? Pass it without understanding that strange thrill which comes from the realization that we are the trustee and inheritors of this vast treasure. You are Muslim and I am Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none, but that does not take away from the inheritance, that inheritance that is yours as well as mine. The past holds us together, while the present or the future divide us in split. ये नेहरू जी के विचार है। अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्य पुस्तकों का विषय बन गया है, पाठ का विषय बन गया है, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। नेहरू जी पर कोई पुरातन पंथी होने का आरोप नहीं लगा, लेकिन नेहरू जी ने उस विरासत की बात की है जो शताब्दियों से हमें मिली है, और इस बात की भी तारीफ की है कि हम अपने दिमाग खुले रखते हैं, हम खिड़कियां खुले रखते हैं, मगर यह भी कहा है कि हम अपने पांव पर मजबूरी से खड़े रहते हैं। क्या इस कॉमन इनहेरिटेंस, कल्चरल इनहेरिटेंस नहीं सकेंगे?
इसकी स्वीकृति है। क्या जो अतीत है उसमें अभिमान है? विदेश, बहुत से विदेशी यहां आए, लोगों को शरण मिली। हमने निर्दोष आने वालों को, उजड़ कर आने वालों को वापस नहीं किया। भारत माता की गोद में सबको जगह मिली। जो अपना देश छोड़कर उत्पीड़न का शिकार होकर यहां आए, उन्हें जगह मिली। भारत में पहली मस्जिद केरल में बनी हिंदू राजा की अनुमति से। भारत में चर्च भी केरल में बना, पहला चर्च केरल में बना, वो भी अनुमति से। ये हमारे रक्त का रंग है, ये जीवन की घुट्टी है। मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको छूट होना चाहिए, सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बराबर व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए लोगों के मन में शंकाएं उठ रही हैं। उन शंकाओं का आप तो निराकरण नहीं करेंगे कि आप तो वोट की राजनीति में पड़ेंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रश्नों पर भी एक राय बनाई जाए। जब शाहबानो का मामला था और सुप्रीम कोर्ट में गया और फैसला हुआ, एक राय बन सकती थी, कदम उठाए जा सकते। Prime Minister, नहीं उठाया गया। Prime Minister, would you like to conclude before the lunch? 5 minutes now, or you would like to? देखिए, मैं 5 That's why मैंने कहा। अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट तो पर्याप्त नहीं होंगे। No, you finish your lunch, then we will go beyond. अध्यक्ष महोदय, इस पर गंभीर बहस नहीं होना चाहिए। एक कटु सत्य हम समझ रहे हैं, इस देश में हिंदू बहुसंख्या में हैं, मगर उनमें एक माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा विकसित हो रहा है। माइनॉरिटी में अगर कॉम्प्लेक्स हो, मैं समझ सकता हूं जो संख्या में कम है, वो संरक्षण की बात करें, संरक्षण मिलना चाहिए, ये राजधर्म है। और इसलिए जहां हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल देते हैं, वहां इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर नागरिक की जान, माल, इज्जत की और धर्म की हिफाजत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी कहने की जरूरत है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की हिफाजत की रक्षा होनी चाहिए। मैं उल्लेख कर रहा था विदेशों से जो उत्पीड़ित होकर आए, उनके भारत आने की, और जो कश्मीर की घाटी से उत्पीड़ित होकर देश के और भागों में आए हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या में हिंदू, मुसलमान भी हैं, आतंकवाद से पीड़ित, मगर उनके बसाने का, उनके घाव पर मरहम रखने का कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे और इसलिए हम संप्रदायवादी करार दिए जाएंगे। वो भी भारत के नागरिक हैं, उनका तो कोई अपराध नहीं। कश्मीर में कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिंदू और मुसलमान साथ आए, जब चिंतक मिले, तब सूफी विचारधारा पनपी। और मुझे मालूम है कि जब सोमनाथ के मंदिर के लिए यात्री जाते हैं, तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं।
यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं और सोमनाथ में मिलने वाली जो पूजा की रकमें अमरनाथ में मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते हैं। उसमें मुसलमान भाइयों को हिस्सा मिलता है। अब ये परंपरा कौन तोड़ना चाहता है? इसका योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है, सीमा के पार से भी हो रहा है। आके चरारे शरीफ को आग की भेंट क्यों चढ़ाया? उन आतंकवादियों को यह पसंद नहीं था कि कश्मीर की घाटी में केसर की क्यारियों में सूफी मत फैले। वो नहीं चाहते कि भारत के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, जातियों के लोग मिलकर रहें। चुनाव के बाद जो दृश्य बनाए उसमें कुछ क्षेत्रों में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत कमजोर हो जाएगा, भारत में अस्थिरता आ जाएगी और भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों से डिग जाएगा। मैं ऐसी बाहरी ताकतों को और भीतरी शक्तियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन आएंगे वो परिवर्तन हम हजम करेंगे। जो भी परिवर्तन आएंगे उन्हें हम सहन करके अपने को उनके अनुसार ढालेंगे, मगर हम भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह रक्षा करेंगे। देश की कुछ नीतियां हैं जिन पर आम सहमति है। पुरानी सरकार ने भी बनाए रखी, नेहरू जी के जमाने से बनी है। मैंने जब विदेश नीति पर पहला भाषण दिया तो मैंने कहा यह गुटनिरपेक्षता की नीति पंडित जी आपकी नीति नहीं है। अगर आप न होते तो भी भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही चलना था। देश किसी गुट में जाने की भूल नहीं कर सकता था। भारत कोई इतना छोटा देश नहीं, कोई उसको जेब में रख ले, हम उसके पीछे लग्गू हो जाए। अपनी आजादी के लड़े, दुनिया की आजादी के लिए लड़े, और अब हम किसी गुट में चले जाएं। गुटों से अलग रहने की नीति सही नीति थी और देश उस पर चलता रहा। मगर आज नए संकट खड़े हो रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण हमारे चारों तरफ का सुरक्षा का वातावरण बिगड़ रहा है। इस संक्रमण काल में दबाव पड़ने की आशंका है। दबाव, आर्थिक दबाव भी और सुरक्षा के मामले में दबाव भी। जहां तक मेरी सरकार का संबंध है, हम इन दबावों के सामने झुकेंगे नहीं, यह आपको आश्वासन देना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि इसमें सारे सदन का और सारे देश का मुझे सहयोग मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं भोजनोपरांत जब थोड़ी सी जठराग्नि शांत हो जाए उसके बाद मैं आहुति डालूंगा।